तारीख थी 21 दिसंबर और साल था 1998। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर येवगेनी प्रेमिकोव एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। इसी दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ना रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप का पूरा नाम रखते हैं RIC। आखिर इस ग्रुप का फॉर्मेशन हो भी जाता है। इसको बनाने का मकसद था वेस्ट, स्पेशली अमेरिका और नेटो के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना। स्टार्ट में इस पर काम और कुछ मीटिंग्स भी हुई, लेकिन ऑनेस्टली RIC कभी ज्यादा सीरियस या इम्पैक्टफुल बना ही नहीं। लेकिन अब रशिया के इस समय के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के एक रीसेंट बयान के बाद RIC फिर से लाइमलाइट में है। तो क्या फाइनली फिर से चीन, भारत और रूस प्रॉपर रूप से साथ में आ रहे हैं? और क्या इससे अमेरिका और यूरोप की डोमिनेंसी खत्म हो जाएगी? और सवाल ये भी कि अचानक से रशिया को RIC की याद कैसे आ गई? चलिए सब कुछ जानते हैं आज के देखिए साहब, साल 1998 में उस समय के रूस विदेश मंत्री येवगेनी प्रेमिकोव, जो बाद में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, वो भारत और चीन के सामने RIC नाम के एक ट्रायंगल ग्रुप को प्रपोज करते हैं। लेकिन इसकी पहली मीटिंग 2002 में होती है और इसके बाद से अब तक लगभग 20 से ज्यादा मीटिंग्स हुई फॉरेन मिनिस्टर के बीच और एक्सपर्ट लेवल पर भी, ताकि क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स, रीजनल चैलेंजेस और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को बातचीत से कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। तो अब सवाल ये भी है कि इतना पुराना ग्रुप अचानक चर्चा में क्यों आ गया? तो इसके पीछे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का इन दिनों का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि रूस एक बार फिर से RIC को रिज्यूम करना चाहता है और उसने चीन के सामने ये प्रपोजल रखा तो चीन रेडी हो गया। वहीं इसके बाद भारत ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भाई तीनों देशों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कार्यक्रम तय करेंगे। तो सवाल ये भी है साहब कि कई सालों से तो इसकी मीटिंग हुई ही नहीं है, फिर अचानक से रूस इसको रिज्यूम करने की सिफारिश क्यों करने लगा? दरअसल रूस फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करता है। इसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा सहित कई देशों ने लगभग आर्थिक और व्यापारिक सैंक्शंस लगाते हैं। ये देश मिलकर रूस पर लगभग 16,500 सैंक्शंस लगाते हैं, जो अब तक का किसी देश पर लगाए जाने वाले सैंक्शंस का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इससे पहले सबसे ज्यादा सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए थे। रूस पर सैंक्शंस का मेन उद्देश्य उसकी इकोनॉमी, ऑयल और एनर्जी सेक्टर को कमजोर करना था। लेकिन तब भारत और चीन ने रूस के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये दोनों देशों ने सैंक्शंस को इग्नोर करके रूस से ऑयल खरीदा और कई बार तो मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे कि ब्रिक्स और SCO पर भी साथ भी आए। इस तरीके से भारत और चीन ने रूस को एक बड़े क्राइसिस से बचाया और रूस को इस क्राइसिस से बचाने में इन तीनों देशों की ज्योग्राफिकल लोकेशन और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए, तीनों देश मिलकर 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं और जनसंख्या 2.5 बिलियन है, जो लगभग दुनिया का 19% लैंड और 33% GDP शेयर करते हैं। और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी इनकी सिर्फ अपने एरिया में ही नहीं है, बल्कि साहब ग्लोबली भी इनकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है। यानी ये तीनों देश मिलकर दुनिया के किसी भी देश को किसी भी तरह की क्राइसिस से बचा सकते हैं। और ये तीनों देश जब प्रॉपर तरीके से साथ आ जाएं, तो किसी भी सुपर पावर के डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि RIC की तरह ऑलरेडी क्वाड और जय जैसे ग्रुप्स रनिंग में है, जिसका इंडिया ऑलरेडी पार्ट है, तो फिर RIC का क्या मतलब है और भारत को इतने सारे ग्रुप से जुड़ने का क्या फायदा होता है? दरअसल भारत रिसेंट टाइम में सभी देशों के लिए जियो स्ट्रैटेजिक रूप से स्वीट स्पॉट बना हुआ है। सभी देश भारत के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। बेसिकली RIC भी इसी का एक पार्ट है और ये भारत के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है साहब जितना क्वाड और जय। दरअसल क्वाड और जय जैसे ग्रुप इंडो पैसिफिक सेंट्रिक हैं, जो भारत को समुद्री क्षेत्रों में मजबूत बनाता है। थोड़ा डिटेल में और समझें तो क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जो इंडो पैसिफिक रीजन में रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सहयोग को ओपन एंड इजी करता है। इसके 4 सदस्य हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इसका फोकस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग, रीजनल स्टेबिलिटी, मिलिट्री कॉपरेशन और चाइना की बढ़ती पावर को रोकना भी है। वहीं जय एक ट्राइलेटरल ग्रुप है जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी में कॉपरेशन के लिए बनाया गया है। इसके मेंबर जापान, अमेरिका और इंडिया है। अब जाहिर सी बात है साहब कि भारत को RIC को भी जय और क्वाड जितनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ताकि यूरेशियन कॉन्टिनेंट में स्ट्रॉन्ग हो सके। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन देशों को कई सिक्योरिटी इश्यूज पर असहमत होने के बाद कुछ मुद्दों पर यूनाइट करता है। जैसे कि अफगानिस्तान का इशू था, जिस पर 3 देश शांति स्थापित करने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए एक पॉइंट पर थे। ये लोग मानते हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ही सेंट्रल एशिया में भी शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। तो वही सवाल फिर से कि चीन भारत का कट्टर दुश्मन होते हुए भी RIC से जुड़ने के लिए क्यों तैयार है? इससे उसका क्या फायदा होगा? रिसेंटली हम सबने देखा कि किस तरह से चीन और अमेरिका ने टैरिफ वॉर खेला। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलमोस्ट सभी देशों पर टैरिफ लगाया, लेकिन चाइना अकेला ऐसा देश था जिसने रिटेलिएट किया और अमेरिका पर भी टैरिफ लगा दिया। हालांकि ये तो टॉप 2 इकोनॉमिक पावर की ईगो टसल थी, लेकिन इन सब के बीच चीन का भारत के साथ व्यापार जारी रहता है। दरअसल चाइना भारत को एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखता है। अगर ये ग्रुप एक्टिव होता है तो उसको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा।
एक रिपोर्ट के अनुसार साहब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और चाइना के बीच 127.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ, जिसमें से 113 बिलियन डॉलर का भारत सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करता है और भारत मात्र 14.3 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत और चीन के बीच ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा देखें तो 99.2 बिलियन डॉलर का है। भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। ये बात जानने के बाद आप सोच सकते हैं कि चाइना का इंडिया के साथ कितना बड़ा बिजनेस है और इस कारण चाइना चाहता है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन अच्छा बना रहे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि भारत चीन पर भरोसा कैसे करे, जो इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। इसके साथ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स भी लंबे समय से होते रहे हैं। देखिए, भारत का चीन के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। कई बार भारत चीन आमने सामने भी आए हैं। साल 2020 में हमने देखा कि जब गलवान बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था तो भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन इसके बाद रूस ने दोनों देशों के बीच एक बैलेंसिंग फोर्स का काम किया था। इसने वर्चुअल आरआईसी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें तीनों देशों के विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर भी आरआईसी के मंच पर भारत और चीन का एक साथ होना ठीक वैसे ही है साहब जैसे कोई हिंदुस्तानी लड़का पाकिस्तानी लड़की से शादी करे, लेकिन उसे शक तो हमेशा बना रहेगा कि दुल्हन लाए हैं या फिर जासूस। हम सब जानते हैं कि भारत का चाइना के साथ विवाद तो होता ही है, लेकिन वो भारत पाकिस्तान विवाद में भी पाकिस्तान का साथ खुलकर देता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कैसे चाइना पाकिस्तान का साथ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान में सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, जो पीओके से होकर गुजरता है और ये सीधे भारत की सॉवरेंटी पर हमला है। अगर चीन यूं ही भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का खुलकर साथ देता रहा तो फिर कैसे मुमकिन है कि भारत और चीन एक ही मंच पर लंबे समय तक साथ बने रह सके। इसमें रूस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा और भारत भी इससे सतर्क रहेगा। दूसरा रीजन है कि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर भारत आरआईसी पर ज्यादा फोकस करता है तो अमेरिका के नाराज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि चीन और रूस अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स हैं। मतलब आपस में इतने सारे इशू होने के बाद कैसे ये देश साथ रहेंगे? आइए इसको आपको समझाते हैं। दरअसल आरआईसी कोई सैन्य अलायंस नहीं है। इसका उद्देश्य मल्टीपोलैरिटी को बढ़ाना, इसको एक अमेरिकी डोमिनेंस के ऑप्शन के रूप में बनाया गया। ये एक स्ट्रेटेजिक मंच है जिसके माध्यम से आपस के डिस्प्यूट के बाद भी क्षेत्रीय स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बातचीत से बनाए रखा जा सकता है। अब आखिर में इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि साल 1992 में रूस को आरआईसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल सोवियत संघ के टूटने के बाद जब रूस आर्थिक रूप से कमजोर पड़ने लगा और उसका प्रभाव वर्ल्ड में कम होने लगा, इस टाइम अमेरिका अकेला सुपर पावर था। अमेरिका अपने प्रभाव से विदेश नीति चलाना चाहता था और इसी विदेश नीति को खत्म करने और स्वतंत्र विदेश नीति को स्थापित करने के लिए बनाया गया, ताकि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जा सके। ये भारत के साथ पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए भी था। दरअसल साहब, भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत रहे, लेकिन 90 के दशक में जब रूस इंटरनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था और उसी दशक में भारत लिबरलाइजेशन को अपनाता है। इसके बाद भारत ने वेस्ट के साथ भी अपना रिलेशन बढ़ाया, जिसके बाद रूस के साथ रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। वहीं आरआईसी, एससीओ और ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रिज का काम करते हैं और कई बार ब्रिक्स सम्मेलन से पहले आरआईसी की मीटिंग होती है, जिससे इन देशों के बीच इंटरनल तालमेल ठीक हो और जरूरत होने पर आरआईसी के एजेंडे भी एससीओ में शामिल किए जाते हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, रीजनल स्टेबिलिटी और आर्थिक सहयोग दोनों के एजेंडे हैं। तो ब्रिक्स मीटिंग में भी इसको प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी आपको इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।